नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोग यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए, किसके लिए, यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए बाल विकास की क्लास को हम लोग करते हैं। बाल विकास की क्लास को डेली हम लोग यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए ये इस क्लास को हम लोग करते हैं। साथ ही साथ यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए सिलेक्शन बैच हमारे संस्थान विद्यार्थी तक के द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारे संस्थान विद्यार्थी तक के द्वारा यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए सिलेक्शन बैच लॉन्च किया गया है, जो कि पूरी तरह निःशुल्क है। कैसा है? जो कि पूरी तरह निःशुल्क है। और बाल विकास की आज ये हमारी 14वीं क्लास है, मतलब 14 नंबर की क्लास आज आप लोगों को बाल विकास की दी जाएगी। और यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट को देखते हुए हमारे यहाँ बाल विकास के साथ ही साथ हिंदी की और आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री और ज्योग्राफी की भी क्लास इस समय चलाई जा रही है। ख़ास तौर पे यहाँ पे सी टेट के सिलेबस की बात करें तो यहाँ यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के तीनों के सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस किया गया है। उसके बाद आप लोगों तक क्लासों को पहुँचाई जा रही है। तो इस वजह से, और आपका जो सी टेट का जो एग्ज़ाम आप लोगों का 31 जनवरी 2021 को होना सुनिश्चित किया गया है। डेट निर्धारित कर दी गई है, क्योंकि कोविड-19 के कारण एग्ज़ाम पहले से ही होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण एग्ज़ाम को आगे बढ़ा दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था बीच में। तो एग्ज़ाम को आगे बढ़ा गया है, जिसकी डेट फिर से आ गई है 31 जनवरी 2021 को। उसे भी टारगेट करते हुए सिलेबस को एकदम बेहतरीन तरीके से टॉपिक वाइज टॉपिक बेहतरीन कंटेंट के साथ आप लोगों को दिया जा रहा है। और हमारी कोशिश यह भी है कि 31 जनवरी 2021 का जो सीटेट का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम तक आप लोगों का सिलेबस पूरा भी हो जाए, ये हमारी कोशिश है। ठीक, लेकिन क्लासों को हम लोग सिलेबस को भगाएंगे नहीं, बिल्कुल अच्छे से बेहतरीन तरीके से डीपली पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के तीनों के सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद बेहतरीन तरीके से सिलेबस को पहले देखा गया है, तब फिर क्लासें आप लोगों की यहाँ पे लगाई गई हैं पर डे। ठीक साथियों, तो इसलिए आप लोग क्लासों को लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। जो भी क्लासें आप लोगों की हो रही हैं, उन क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक क्लासों को देखा करिए। चीज़ें तभी आप लोगों को समझ में आएंगी। नहीं तो बीच में आप कोई भी क्लास उठाएंगे, उसको देखेंगे, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में उतनी अच्छे से सेट नहीं होंगी। तो इसलिए क्लासों को आप लोग शुरुआत से देखा करिए, शुरुआत से लास्ट तक देखा करिए। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और आप लोगों से कहूँगा, क्योंकि आप लोग मैच्योर हो चुके हैं, टीचिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप लोग, तो मैं आप लोगों से एक चीज़ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई जा रही हैं, बिल्कुल जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे महत्वपूर्ण होती हैं चीज़ें, वही पढ़ाई जाती हैं। उन चीज़ों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, जैसे कई साइकोलॉजिस्ट हो गए, वो अपने क्या क्या मत दिए, किस बारे में क्या मत दिए, उसके बारे में भी चर्चा मैं यहाँ पे विस्तृत रूप से करता हूँ और साथ ही साथ बोर्ड पे लिखता भी हूँ। तो उन चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश किया करिए। लेकिन जो मत होते हैं साइकोलॉजिस्ट के, उनके मतों को आप लोग अपनी नोटबुक में, एक नोटबुक लेके बैठा करिए, अपनी नोटबुक में पॉइंट वाइज उसे अच्छे से डाल के नोट्स को प्रिपेयर किया करिए, जिससे कि जब आपका एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ जाए तो आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और अपने हाथ से बनाई हो गई नोट्स, अपने हाथ से लिखी गई चीज़ें अब मेरे दिमाग में जल्दी, मतलब पहली बात तो ये है कि मैं एक बार लिखा तब पढ़ लिया। दूसरी बात, जब मुझे रिवीजन की आवश्यकता होगी, तो जब मेरे द्वारा चीज़ें लिखी गई होंगी, तो वो मुझे बस सरसरी नज़र से चीज़ों को पलटना पड़ेगा और वो चीज़ें मेरे दिमाग में क्या होंगी, सेट होती चली जाएंगी। ठीक, तो नोट्स को आप लोग अपने हाथ से बनाने की कोशिश किया करिए। तो साथियों, बाल विकास की क्लास में हम लोग आज नैतिक विकास की चर्चा करेंगे कि किस किस अवस्थाओं में, अर्थात शिशुअवस्था, बाल्यावस्था या तो फिर किशोरावस्था में नैतिक विकास शिशु का, बालक का या किशोर का नैतिक विकास किस प्रकार से होता है। साथ ही साथ इसी के अंतर्गत हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि नैतिक विकास को लेकर कौन कौन से वैज्ञानिकों ने अपने क्या क्या मत दिए। ठीक, तो आज साथियों हम लोग नैतिक विकास को पढ़ने का काम करेंगे। सबसे पहले नैतिक विकास की बात किया जाए तो साथियों, आप लोग अक्सर ये चीज़ें सुनते होंगे, या आप लोग भी कभी कभी कह देते होंगे आवेश में आकर कि मुझे बहुत नैतिकता ना सिखाइए।
क्या ना सिखाइए, नैतिकता मत सिखाइए। नैतिकता को अगर हम लोग अपनी भाषा में कहा जाए तो अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें कहना बताना। भले ही मैं वो काम ना करूं, भले ही वो चीज़ें मैं ना करूं जो मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन सिखाने की बात जो होती है, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें जो कि समाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। और समाज आज का जो हमारा सोशल एटमॉस्फेयर है वो उन चीज़ों को लाइक करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नैतिकता कहते हैं। तो साथियों, हम लोग नैतिक विकास की चर्चा कर रहे हैं, अर्थात मॉरल डेवलपमेंट की। किसकी? मॉरल डेवलपमेंट की हम लोग चर्चा करेंगे आज की क्लास में। साथियों, हम बताएं आपको कि बालक में नैतिकता का विकास सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। बालक में जो नैतिकता का विकास होता है वो सामाजिक अंतर्क्रिया, मतलब समाज की जो आंतरिक क्रिया होती है उसके परिणाम जो होते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप बालकों में नैतिकता का विकास होता है। साथ ही साथ साथियों, बच्चे समाज के संपर्क में आने पर सामाजिक व्यवहारों का अधिगम करते हैं। अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। तो जब बालक समाज के संपर्क में आते हैं तो उनका जो है सामाजिक व्यवहार जो होता है उन्हीं को वो सीखते हैं। समाज का जो मतलब सामाजिक व्यवहार जो होता है उन्हीं को वो अधिगम अर्थात सीखने का काम करते हैं। और अगर बताएं साथियों तो इस अवधि में उनके नैतिकता का भी विकास होता रहता है। नैतिकता के विकास के कारण ही बच्चे सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार करना सीखते हैं। किसके कारण? जो नैतिकता होता है, जब नैतिकता का विकास होता है तो उसी के कारण ही, नैतिकता के विकास के कारण ही बच्चे जो होते हैं वो सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार करना सीखते हैं कि सामाजिक परिस्थितियाँ आज के दौर में क्या चल रही हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ आज के दौर में क्या चल रही हैं और हमें ये जो सामाजिक परिस्थिति है इसके साथ हमें किस प्रकार से ट्रीट करना है, ठीक, इसके साथ हमें किस प्रकार से पेश आना है। ठीक, ये जो है चीज़ें वो सामाजिक परिस्थितियों से ही सीखने का काम करते हैं, जो नैतिकता का विकास होता है। तथा साथियों, उनके व्यवहार में सामाजिक अनुरूपता प्रदर्शित होती है। मतलब समाज में हमें किस प्रकार से अनुरूपता का अर्थ यह है कि किस प्रकार से हमें अपने आप को पेश करना है, ये भी वो सीखने का काम करते हैं। इसी में साथियों, नैतिकता विकास को लेकर एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है जोन्स। साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है जोन्स। जोन्स जी नैतिकता के विकास को लेकर क्या कहते हैं, इसको हम लोग थोड़ा देखने का काम करेंगे। जोन्स जी कहते हैं साथियों कि निश्चित समय या स्थान के आदर्शों के प्रति, निश्चित समय या स्थान के आदर्शों के प्रति लिखेंगे हम लोग, निश्चित समय या स्थान के आदर्शों के प्रति निश्चित समय या स्थान के आदर्शों के प्रति अनुरूपता का प्रदर्शन ही अनुरूपता का प्रदर्शन ही नैतिकता कहलाता है। नैतिकता कहलाता है। साथियों, साइकोलॉजिस्ट जोन्स जी हैं, ये जोन्स जी कहते हैं कि निश्चित समय, मतलब उस समय का जो दौर चल रहा है, निश्चित समय या स्थान की बात करें, मतलब उस समय, मतलब कोई ऐसा निश्चित समय जो कि उस स्थान पे डिपेंड करता हो। जैसे मान लीजिए, इसकी हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि एक दौर ऐसा आया कि जब हम बहुत आक्रोशित हो गए, हमारी जो है मतलब मस्तिष्क आपके ऊपर आवेशित, मतलब ये है कि क्रोध आ गया आपके ऊपर। एक दौर, एक निश्चित समय ऐसा आया कि वह कोई ऐसा स्थान है कि जिस समय मुझे आपके ऊपर क्रोध आ गया। ठीक, तो उसी की बात है कि एक ऐसा निश्चित समय या स्थान के आदर्शों के प्रति अनुरूपता, क्या अनुरूपता का प्रदर्शन ही नैतिकता कहलाता है। ठीक साथियों, ये साइकोलॉजिस्ट जोन्स जी कहते हैं। ये कहते हैं कि मॉरलिटी कंसर्न इटसेल्फ विथ कंफर्मिटी, क्या, कंफर्मिटी टू एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ द गिवन टाइम और
प्लेस। ठीक, और साथ ही साथ साथियों इन्हीं के बाद एक साइकोलॉजिस्ट हैं हरलॉक जी। साइकोलॉजिस्ट हैं हरलॉक जी क्या कहते हैं साथियों नैतिकता के लिए? हरलॉक जी कहते हैं कि सामाजिक समूहों की नैतिकता संहिता सामाजिक समूहों की नैतिकता संहिता के प्रति अनुरूपता ही नैतिकता है। साथ ही साथ इसी के आगे कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोर्स से हुई है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोर्स से हुई है। किसकी? नैतिकता की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किससे? मोर्स से हुई है। मोर्स का तात्पर्य की अगर बात करें तो आचरण प्रथाओं या लोक रीतियों से आचरण प्रथाओं या तो लोक रीतियों से है। साथियों ये जो लैटिन भाषा का शब्द मॉर्स है, क्या है? मॉर्स है। इस मॉर्स का तात्पर्य होता है आचरण प्रथा या तो लोक रीतियाँ क्या है उसका है। मॉर्स का मतलब होता है आचरण प्रथा या लोक रीतियाँ। ठीक साथियों, हम लोग नैतिकता का विकास किस प्रकार से होता है, नैतिकता का विकास क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें साथियों एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है जोन्स जी कहते हैं कि निश्चित समय या स्थान के आदर्शों के प्रति अनुरूपता का प्रदर्शन ही नैतिकता कहलाता है। ठीक, इन्हीं के साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत बड़े हरलॉक, क्या नाम है? हरलॉक जी। ये कहते हैं कि सामाजिक समूह जो होते हैं, संगठन जो होते हैं, तो सामाजिक समूहों की नैतिकता संहिता अर्थात जो सामाजिक समूह, सामाजिक संगठन, उनकी नैतिकता की संहिता अर्थात सभी समाजों का, सभी संगठन का एक अपना अलग रूल, रीति रिवाज, नियम होता है। तो उनका जो सामाजिक समूह की नैतिकता संहिता होती है उसके प्रति जो अनुरूपता है वही अनुरूपता ही नैतिकता कहलाती है। साथियों नैतिकता की बात करें तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मॉर्स शब्द से हुई है। आप लोग याद रखिएगा कि नैतिकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोर्स से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है अर्थात मोर्स का तात्पर्य होता है आचरण प्रथा या तो लोक रीतियाँ क्या हैं होता है। मोर्स का मतलब होता है कि आचरण प्रथा या तो लोक रीतियाँ। अब साथियों हम लोग नैतिकता विकास की कुछ विशेषता पढ़ेंगे। क्या? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नैतिकता विकास की विशेषता। नैतिकता विकास की क्या विशेषताएं हैं इसे हम लोग समझने का काम करेंगे। साथियों नैतिकता विकास की विशेषता की अगर बात करें तो नैतिक विकास में बच्चे समाज के कुछ ऐसे नियमों को सीखते हैं जिनके माध्यम से उन्हें गलत या सही व्यवहार के बीच अंतर करने में मदद मिलती है।
नैतिकता जो होता है साथियों, नैतिकता विकास में जो बच्चे होते हैं वो समाज में कुछ ऐसे नियम कायदे कानून को सीखने का काम करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को सीखने का काम करते हैं, कुछ ऐसे नियम कानून या ऐसी चीज़ें सिर्फ समाज से ही उन्हें सीखने को मिलती है, जिसके अनुभव के कारण, जिसके एक्सपीरियंस के कारण ही वो सही और गलत का डिसीजन कर पाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सही है, क्या कर रहा हूँ तो वो गलत है। समाज से ही वो बच्चे जो होते हैं वो ऐसे नियम को सीखने का काम करते हैं जिसके माध्यम से उन्हें गलत या सही व्यवहार को पता लगाने या गलत या सही व्यवहार को ट्रीट करने में मदद मिलती है। क्या मिलती है? मदद मिलती है। साथ ही साथ दूसरी बात इसकी विशेषता होती है साथियों नैतिकता के विकास की, कि नैतिकता विकास में सीखे गए नियम व्यक्ति के अपने व्यवहार को निर्धारित करते हैं। नैतिकता विकास जो होता है, क्या होता है? नैतिकता विकास जो होता है उसमें जो नियम कायदे कानून सीखे जाते हैं, जो नियम कायदे कानून चीज़ें वहाँ पे सीखी जाती हैं वो हमारे अर्थात अपने व्यवहार को निर्धारित करती हैं। मतलब मेरा व्यवहार किस प्रकार से आपके प्रति है, या फिर अगले सामने वाले थर्ड पर्सन के साथ मेरा व्यवहार क्या है, किसके साथ मैं कैसा उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, मेरा रहन सहन कैसा है, मेरा परिवेश कैसा है, ये सारी चीज़ें कहाँ से? नैतिकता के विकास से ही सीखने को मिलती हैं। नैतिकता के विकास से ही जो चीज़ें होती हैं वो व्यक्ति को सीखने को मिलती हैं। ठीक साथियों, इसका अंदाज़ा उठने बैठने बोलने चालने बातचीत करने के तरीके, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये नैतिकता का जब विकास होता है तभी वह बालक या मनुष्य या पुरुष सीख सकता है। ठीक साथियों, अगली बात विशेषता की अगर बात करें कि नैतिकता की अगली विशेषता क्या है, तो इसके अंतर्गत साथियों नैतिकता विकास की प्रक्रिया उम्र बीतने के साथ मजबूत होती चली जाती है। जो हमारे नैतिकता का विकास होता है, नैतिकता का विकास जो होता है यह ताउम्र जो है कहें तो मजबूत होती चली जाती है। अर्थात जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नैतिकता की चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलती हैं। कैसे सीखने को मिलती हैं? देखिए जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम लोग समाज के साथ उठने बैठने बातचीत करने सीखने बोलने बात करने के तरीके, साथ ही साथ किस प्रकार से कौन सी चीज़ों को मैनेज किया जाए, कैसे कौन सा काम किया जाए, ये सारी चीज़ें हम लोगों को कहाँ से मिलती हैं सीखने को? समाज से ही मिलती हैं। जैसा है जिस प्रकार के समाज के लोगों के साथ हम उठेंगे बैठेंगे रहेंगे बोलेंगे बातचीत करेंगे टहलेंगे घूमेंगे मनोरंजन करेंगे खाएंगे पिएंगे, उसी ही तरीके से हम लोगों के अंदर नैतिकता का विकास होगा। ताउम्र यह सीखने को मिलती है। नैतिकता का विकास जो मनुष्य के अंदर होता है वह ताउम्र अर्थात जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नैतिकता का विकास मजबूत होता है, चीज़ें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अब साथियों हम लोग जो है कुछ अन्य विकासात्मक प्रक्रमों की भांति नैतिकता विकास की भी प्रक्रिया अनेक अवस्थाओं में पूरी होती है। उसे हम लोग जो है पढ़ने की कौन कौन सी अवस्थाओं में किस किस प्रकार से जो है सतत चलने की प्रक्रिया यह जो होती है सतत चलती रहती है, इसे हम लोग अनेक अवस्थाओं में पूरी होते हैं। उन अवस्थाओं को भी हम लोग देखते हैं। नैतिकता का विकास जो होता है वह अनेक अवस्थाओं तक पहुंचने के बाद पूरी होती है, तो उन अवस्थाओं के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझने का काम करेंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग साथियों नोट कर लिए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस समझ में भी चीज़ें आई होंगी और समझने का प्रयास भी आप लोग किए होंगे। अगली बात करेंगे हम लोग साथियों हम लोग पढ़ेंगे कि बचपनावस्था में नैतिकता का विकास किस प्रकार से होता है। बचपनावस्था में नैतिकता,
बचपन अवस्था में नैतिकता का विकास किस प्रकार से होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, हमारी जो बचपना अवस्था होती है, कौन सी अवस्था? बचपना अवस्था जो होती है, बच्चे इस अवस्था में न तो नैतिक और न ही अनैतिक होते हैं। बचपना अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो ना ही नैतिक होते हैं ना ही अनैतिक होते हैं। उस दौरान बच्चे सामान्य स्थिति परिस्थिति जो उनके आसपास पड़ोस के लोगों का जो रहन सहन, बोलचाल, परिवेश, खान पान या इस तरीके की चीज़ें होती हैं वो उसी में ढलने का प्रयास करते हैं। और बचपना अवस्था में बच्चे ज़्यादा कुछ सीख नहीं सकते, ना ही सीखने की वो कोशिश करते हैं, ना ही उनके अंदर इतनी क्षमता होती है। साथियों, और बताएं, इसे हम लोग कहें तो यह गैर नैतिक, यह जो अवस्था हमारी बचपना अवस्था होती है, इस अवस्था को हम लोग गैर नैतिक अवस्था भी कह सकते हैं। क्या? गैर नैतिक अवस्था भी हम लोग कह सकते हैं। साथियों, उनमें न तो जन्मजात अच्छाइयाँ होती हैं और ना ही बुराइयाँ होती हैं। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उस समय उसके अंदर जन्मजात ना ही अच्छाई होती है ना ही बुराई होती है। वो जो अच्छाई या बुराई या जो भी नैतिकता की चीज़ें होती हैं वो इसी संसार में सीखने का काम करता है। जन्मजात उसके अंदर पहले से ना ही नैतिकता होती है ना ही अनैतिकता, अर्थात ना अच्छाई होती है ना बुराई होती है। यह जो है साथियों, बच्चों को अच्छाई या बुराई में अंतर सीखना पड़ता है। क्या कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें बुरी हैं, वो इसी संसार में, इसी भवसागर में ही वो सीखने का काम करते हैं। अगली बात करें साथियों, प्रारंभ में वह अच्छाई या बुराई में अंतर इस आधार पर सीखता है कि संबंधित वस्तु या कार्य सुखद है या दुखद। मतलब जो संबंधित वस्तु है, मेरे पास जो हमसे संबंधित वस्तु है या जो हमसे संबंधित कार्य है वो मेरे लिए सुखदायी रहेगा या दुखदायी रहेगा। वो कार्य, वो चीज़ें हमारे लिए सुखदायी रहेंगी या तो दुखदायी साबित होंगी। इसी की चीज़ों से वह अच्छे और बुरे को सीखने का काम करता है। साथ ही साथ साथियों, वे दूसरों की चिंता नहीं करते हैं उस समय। यह जो बचपना अवस्था की अवस्था होती है, इसमें नैतिकता का विकास जो है, जो होता है उनके अंदर, वो दूसरों में जो है दूसरों की चिंता नहीं करते हैं। साथियों, यह जो बचपना अवस्था होती है इसमें उनके कार्यों से दूसरों को कष्ट हो सकता है, परंतु उसे कोई चिंता नहीं होती। वह निर्देशों की अवहेलना भी कर सकता है। बचपना अवस्था जो होती है इस समय उसे कोई चिंता नहीं कि उसके कार्यों से आपको ठेस पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, या तो फिर क्या आप सोचेंगे हमारे लिए, हमारे द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं, जो एक्टिविटी हैं, जो भी चीज़ें हैं, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, आप उसे क्या समझेंगे हमारे बारे में, इसकी उस बालक को कोई चिंता नहीं होगी। बिना कोई परवाह किए वो अपने कार्य को करना शुरू कर देता है। ठीक, ये तो साथियों बचपना अवस्था की नैतिकता होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्व बाल्यावस्था में नैतिकता क्या होती है। पूर्व बाल्यावस्था में नैतिकता क्या होती है। साथियों, पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो इस अवस्था में नैतिकता की आधारशिला अर्थात नींव रखी जाती है। इसी अवस्था में जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, नैतिकता यहीं से शुरुआत होती है। बालक नैतिकता सीखने का काम यहीं से करता है। यहाँ से उसकी जो है नींव रखी जाती है कि नैतिकता क्या होती है, किस प्रकार से होती है। तो साथियों, बात करें तो यह जो अवस्था होती है यह 2 से 6 वर्ष के आसपास की होती है। कब से? 2 से 6 वर्ष के आसपास की अवस्था को ही हम लोग पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, जिसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं। और साथियों बताएं तो अनुकूल व्यवहार करके वह प्रशंसा या पुरस्कार प्राप्त करता है। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वह आपके साथ अनुकूल व्यवहार करके वह प्रशंसा या पुरस्कार प्राप्त करने की कोशिश करता है। यही उस दौरान उसकी नैतिकता होती है। इसके साथ बात करें तो अनुचित व्यवहार पर दंड का भागी भी वह होता है। विभिन्न अनुचित व्यवहारों के लिए प्राप्त होने वाले दंडों की मात्रा के आधार पर वह यह भी अनुमान लगा सकता है कि उसका अपराध कितना बड़ा था।
इस अवस्था में अर्थात पूर्व बाल्यावस्था में उसके किए गए कार्यों के द्वारा उसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही नैतिकता विकास हो सकता है, उसके नैतिक चीज़ें सिर्फ इतनी ही विकसित हो सकती हैं कि आपके द्वारा जो उसे दंड दिया गया, आपके माध्यम से जो उसे दंड दिया गया, उससे वह यह अनुमान लगा सकता है कि ये जो हमसे गलती हुई है ये कितनी बड़ी है। क्या अनुमान लगा सकता है कि यह जो उसे दंड आपके द्वारा उसे प्राप्त हुआ, इससे वह सिर्फ अनुमान लगा सकता है कि जिस गलती के लिए उसे दंड प्राप्त हुआ वह गलती कितनी बड़ी थी या कितनी छोटी थी। साथ ही साथ साथियों, स्थिर अनुशासन द्वारा बच्चों में 5वें वर्ष तक आज्ञाकारी भावना विकसित की जानी चाहिए। स्थिर अनुशासन की बात करें तो इसी के द्वारा बच्चों में 5वें वर्ष तक आज्ञाकारी भावना विकसित कर लेनी चाहिए कि बच्चे जो है उनके अंदर इतना नैतिक विकास हम जरूर कर दें कि बच्चे आज्ञाकारी हों, हम जो कहें हम जो बताएं वो चीज़ें मानने। साथ ही साथ साथियों, इस अवस्था में बच्चे अज्ञानता के कारण प्रायः वो गलत काम करते जाते हैं, जिससे कि आगे चलकर छोड़ भी देते हैं। पुरस्कार या दंड द्वारा उचित अनुचित या ज्ञान का सरलता से वह जो है कराया जा सकता है। उचित या अनुचित चीज़ें जो हैं या ज्ञान क्या है उसे सरलता से कराया जा सकता है। लेकिन साथियों, जब वे 6ठे वर्ष तक गलतियों के लिए अफसोस करना भी सीख लेते हैं, पूरे बाल्यावस्था में उनके अंदर नैतिकता का विकास इतना होता है कि वो जो भी कार्य गलत कर देंगे उस पर उन्हें अफसोस करने की क्षमता या नैतिकता उनके अंदर विकसित होती है। कैसी? अफसोस करने की कि यार मेरे से ये काम गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये काम गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतना उनके अंदर जो है नैतिकता की भावना विकसित हो जाती है। अगली बात करें अगर तो उत्तर बाल्यावस्था की बात करेंगे। किसकी? उत्तर बाल्यावस्था की। उत्तर बाल्यावस्था में नैतिकता की बात करेंगे हम लोग कि किस प्रकार से विकसित होती है। यह अवस्था जो होती है साथियों 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच होती है, से 12 वर्ष तक। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था को मानने का काम किया जाता है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। साथियों, जो उत्तर बाल्यावस्था होती है इसमें प्रवेश करते करते बच्चे कई समूहों के सदस्य बन चुके होते हैं। कई ऐसे समूह होते हैं जिसके वो लीडरशिप करने लगते हैं, उसके सदस्य वो बन चुके होते हैं। कब? उत्तर बाल्यावस्था में पहुंचते पहुंचते। साथियों, इनमें अगर बात करें तो स्कूल या क्लब के प्रमुख भी होते हैं। स्कूलों में जैसे अगर आप लोग देखते होंगे शिक्षक लोग जो होते हैं, कई आप लोगों में से ऐसे लोग होंगे जो कि पढ़ाने का भी काम करते होंगे, टीचिंग का काम करते होंगे किसी न किसी विद्यालय में, चाहे वो प्राइवेट या तो फिर किसी भी तरह से। तो साथियों, क्लास में मॉनिटर बनाया जाता है। क्लास में क्या बनाया जाता है? मॉनिटर बनाया जाता था। तो साथियों, उसे क्या कहा जाएगा? यही कहा जाएगा कि समूह के क्लास में जितने बच्चे हैं उन बच्चों का वो हेड होगा, मॉनिटर होगा। ठीक, तो यही कहा जाता है कि चाहे स्कूल में बात करें चाहे किसी क्लब में बात करें, समूह के सदस्य बच्चे हो चुके होते हैं। यही कारण है कि इस अवस्था में नैतिकता के विकास में समूहों का विशेष योगदान होता है। यही कारण होता है कि समूहों का जो होता है नैतिकता के विकास में, जो समूह होते हैं, समूह के सदस्य होते हैं, उन एक एक सदस्यों के मिलाकर जो समूह बनता है, उन समूहों का नैतिकता के विकास में प्रत्येक बालक पर विशेष प्रभाव पड़ने का काम होता है। कैसा? विशेष प्रभाव पड़ने का काम होता है। साथ ही साथ साथियों, अगर बात करें तो बच्चे जो है 6 से 12 वर्ष के बीच बच्चे अपने समूहों के नियमों तथा आदर्शों का दृढ़ता से पालन करने का काम करते हैं कि हमारा जो नियम है, कायदा है, कानून है, जो भी आदर्श चीज़ें हैं उसे हम लोग अच्छे से अनुकरण करें, साथ ही साथ पालन करें उसका, जिससे कि मेरा जो है नैतिकता का विकास हो सके। इस अवस्था में बच्चे के सही या गलत की समझ भी आ चुकी होती है कि क्या कार्य गलत है, कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य मैं करूं तो वो सही साबित होगा, कौन सा कार्य मैं करूं तो वह गलत साबित होगा। इतना भी उनके अंदर नैतिकता का विकास हो सकता है और समझ भी उत्पन्न हो चुकी होती है। साथ ही साथ साथियों, विभिन्न परिस्थितियों से संबंधित
सप्रत्ययों का विकास भी हो चुका होता है कि कौन सी परिस्थिति से हमें किस प्रकार से निपटना है, निपटा जा सकता है, कौन सी परिस्थिति को हमें किस प्रकार से फेस करना है, इतना भी उनके अंदर विकास हो चुका होता है। साथ ही साथियों, ये सभी जो कारण होते हैं उनका व्यवहार उन नियमों तथा आदर्शों से प्रभावित होता है जिनका अधिगम वे कर चुके होते हैं। ये चीज़ें, ये जो व्यवहार उनका होता है इस उम्र में, जो उनका व्यवहार होता है, ये व्यवहार उन सभी चीज़ों से प्रभावित होता है अभी तक जो भी उनका एक्सपीरियंस या जो भी वो जो भी चीज़ें वो सीख चुके होते हैं या अधिगम कर चुके होते हैं, उनका व्यवहार उन्हीं चीज़ों से वो प्रभावित होता है, उन्हीं चीज़ों से कहीं ना कहीं मैच करने का काम करता है कि पिछला एक्सपीरियंस क्या रहा और पिछले उनके जो भी समूहों के सदस्य रहे या समूह के जो लोग रहे उनका किस प्रकार से उनकी संगति, रहन सहन, उठना बैठना, बोलचाल की चीज़ें किस प्रकार से रहीं। ठीक, ये भी कहाँ से मिलती हैं? समूह के सदस्यों से ही उनकी विकसित होती है। साथ ही साथ बात करें अगर, तो वो इस दौरान, उत्तर बाल्यावस्था के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए स्वयं भी उत्तरदायी का काम मानने लगते हैं। साथ ही साथ न्याय या सम्मान की भावना भी उनके अंदर आ जाती है। बच्चे इस अवधि में यह अनुभव करने लगते हैं कि झूठ बोलना, कायर होना या मित्रों को धोखा देना गलत है। झूठ बोलना, कायर होना या तो अपने मित्रों को धोखा देना, ये बात गलत होती है। इस अवस्था में अर्थात पूर्व बाल्यावस्था में उनका नैतिक विकास इतना होता है कि हमें मित्रों के साथ ईमानदारी के साथ रहना है, मित्रों को धोखा नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक, कायरता अपने आप को नहीं पेश करना है, कायर नहीं बनना है। ये सारी चीज़ें उनके अंदर विकसित हो चुकी होती हैं पूर्व बाल्यावस्था में, अर्थात 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था में। साथियों, सामाजिक जागरूकता भी उनके अंदर आ जाती है। मित्र उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उत्तर बाल्यावस्था जो होती है उस समय वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने मित्रों को देने का काम करते हैं। किसे? अपने मित्रों को देने का काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व सबसे ज़्यादा वो अपने मित्रों को देते हैं। अगली बात जो आती है साथियों कि किशोरावस्था में नैतिकता का विकास किस प्रकार से होता है। किशोरावस्था में नैतिकता का विकास, ठीक साथियों, कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। साथियों, किशोरावस्था जो होती है यह बिल्कुल मैच्योर या प्रौढ़ अवस्था मानी जाती है कि बालक अब बिल्कुल मैच्योर हो चुका है। 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था को, 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था और प्रौढ़ावस्था तक जो है वह किशोरावस्था की श्रेणी में रहता है बालक। ठीक, तो साथियों जो है 12 वर्ष की ऊपर की अवस्था में जब होता है तो उसे ना ही वह बालक में रह जाता है, ना ही वो आदमी में रह जाता है, अर्थात ना ही वो इमेच्योर रहता है, ना ही वो मैच्योर की श्रेणी में आता है, जो किशोरावस्था होती है। तो साथियों, किशोरावस्था जो होती है इसमें अन्य मानसिक गुणों की भांति नैतिकता भी प्रौढ़ हो जाती है, अर्थात नैतिकता काफ़ी विकसित हो चुकी होती है, इतना कि वो अब कोई भी कार्य अपने आप ही स्वयं ही करने में सक्षम अपने आप को महसूस करने लगता है। इस अवस्था में बालक उचित आचरणों के पीछे निहित सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझने लगता है कि बालक का उचित जो आचरण है इसके पीछे क्या सिद्धांत है, क्या लॉजिक है, कौन सा लॉजिक इसके अंदर छिपा हुआ है, कौन सा लॉजिक इसके अंदर छिपा हुआ है, ये चीज़ें जो है बालक उचित आचरणों के पीछे जो है समझने लगता है कि इसके पीछे कौन सा कारण छिपा हुआ है। कोई भी काम अगर मान लीजिए बालक से आप करवाते हैं, कोई भी कार्य करवाएंगे तो उसे इतना ज्ञान इस अवस्था में, किशोरावस्था में इतना ज्ञान जरूर हो जाएगा कि हमें अगर पढ़ने के लिए कहा जा रहा है तो इससे मेरा क्या लाभ है, मुझे अगर खेलने के लिए कहा जा रहा है तो इससे क्या लाभ है, मुझे योगा करने के लिए अगर कहा जा रहा है तो इससे मेरा क्या लाभ है, मुझे अगर मम्मी नहाने के लिए कह रही तो इससे क्या लाभ है, पढ़ने के लिए कह रही है, खेलने के लिए कह रही है या तो खाने के लिए कह रही है तो इससे मेरा क्या लाभ है। इतनी जो है उसके अंदर नैतिकता इस अवस्था में विकसित होती है। कोई भी कार्य इस दौरान उससे अगर करवाएंगे तो वो इतना तो जरूर ही वो समझ लेगा कि इससे मेरी क्या हानि है, क्या लाभ है, भले वो काम जानते हुए भी वो गलत काम कर जाए या सही काम। ठीक साथियों, अगली बात करें अगर, तो नियम पालन के औचित्य अब उसे अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाते हैं, मतलब नियम कायदे कानून कैसे हों ये पता होता है। जहाँ तक
वाचित नैतिकता का प्रश्न है तो किशोर बालक के भीतर नैतिक भाषा की बहुलता पाई जाती है। नैतिक भाषा की बहुलता पाई जाती है। इस अवस्था तक बालक इतना मैच्योर होता है कि हमें मतलब शब्दों का भंडार उसके अंदर उस समय रहता है कि हमें कौन सी जगह, कैसी चीज़ों में, कैसी परिस्थिति में हमें किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना है। उसके भीतर न्याय और प्रतिष्ठा की भावनाएं भी जागृत होती हैं कि मैं किसके साथ उठूं, किसके साथ बैठूं, किसके साथ रहूं, किसके साथ खाऊं पीऊं, कि मुझे वहाँ किसी भी गलत चीज़ों में न फंसाया जाए। और साथ ही साथ मान सम्मान प्राप्त प्रतिष्ठा भी हमें मिले। तो ये भी वो जो है चाहता है कि हमें प्रतिष्ठा भी उत्पन्न हो, मतलब ऐसी भावना उसके अंदर रहती है कि हम ऐसी जगह ऐसा कार्य ही करें जहाँ हमें प्रतिष्ठित किया जाए। साथियों, वह झूठ बोलने, कमज़ोर लोगों को सताने या दूसरों की वस्तुएं ले लेने की घृणा की दृष्टि से भी देखता है। यही नहीं और भी बताएं आपसे, तो वह उन लोगों को भी अपने घृणा और कोप का भाजन बना लेता है जो झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं या दूसरों को धोखा देते हैं। ऐसे लोगों को वो हेय दृष्टि से अर्थात घृणा की दृष्टि से बालक देखने का काम करता है। और अगर बात करें साथियों, तो विवेक शक्ति और ज्ञान शक्ति में पूर्णतः विकसित होने के कारण वह अपने भीतर आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण उत्पन्न कर लेता है। वह इतना विवेकी हो जाता है, इतना वह ज्ञान उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है कि उस दौरान वह अपने आप में नियंत्रण प्राप्त करने की क्षमता रखता है। क्या? नियंत्रण और आत्मसंयम प्राप्त करने की क्षमता स्वयं ही वह रखता है। साथ ही साथ साथियों, किशोरावस्था की नैतिकता का जो स्रोत होता है वह बाह्य वातावरण में नहीं बल्कि किशोर बालक और बालिकाओं में अंतः स्थल में ही होता है। अंतः स्थल में ही जो यह होता है नैतिकता का स्रोत, यह बाह्य वातावरण में नहीं मिलता। यह चाहे बालक हो चाहे बालिकाएं हों, वह अंतः स्थल में ही इसे प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ बाल्यावस्था तक बालक के भीतर नैतिक भावनाएं और आचरणों के केवल बुनियाद ही पड़ती है। बाल्यावस्था में जो होती है वो बालक के भीतर नैतिक भावनाओं और आचरणों की केवल बुनियाद ही पड़ी रहती है, मैच्योर नहीं होते हैं। परंतु किशोरावस्था में नैतिक प्रत्यय का विकास होता है उनके अंदर। नैतिक प्रत्यय का विकास तो हो जाता है, लेकिन यह नहीं समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक किशोर बालक पूर्णतः नैतिक हो गया है। कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि बालक पूर्णतः नैतिक हो चुका है, अब यह सारी चीज़ें सीख चुका है, अब इसे कोई भी चीज़ें सीखने की आवश्यकता नहीं है। यह कभी नहीं समझना चाहिए। किशोरावस्था में अनेक बालक अपराधी भी होते हैं। बाल अपराधी में किशोरों की आचरणों का जन्म मुख्यतः परिवार और समाज के दृष्टित वातावरण के कारण ही होता है। जो बालक जो है बाल अपराधी की श्रेणी में आते हैं, वह उनकी संगति, उनके समूह के सदस्य, उनका उठना बैठना, रहन सहन, आसपास का वातावरण, उनके घर का माहौल किस प्रकार से है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं जब बालक बाल अपराधी की श्रेणी में आता है। बाल अपराधी की श्रेणी में जब बालक आता है तो उसके आसपास के, उसके घर परिवार के, उसके उठने बैठने वाले लोगों के प्रभाव काफ़ी मात्रा में पड़ता है। वहीं से जो है वह बाल अपराधी बनता है। साथ ही साथ किशोर जो है, कई किशोर ऐसे हो जाते हैं कि संगति के कारण ही वह बाल अपराधी भी बनने का काम कर जाते हैं। क्या? बाल अपराधी भी बनने का काम कर जाते हैं। ठीक साथियों, अब हम लोग साथियों नैतिक विकास की कुछ अवस्थाएं हैं, उन्हें भी जानने का काम करेंगे। किसे? नैतिक विकास की कुछ अवस्थाएं हैं, उन्हें भी थोड़ा सा हम लोग जानने का काम कर लें। एक दो दिन का चैप्टर और है, इसके बाद यह समाप्त होगा। हम लोग अगली चैप्टर की ओर चलेंगे। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था और समझ के पढ़ना था, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया साथियों, ठीक ना। और चीज़ें जो है हम पढ़ें, जो चीज़ें पढ़ें वो चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, तो इसलिए हम जो पढ़ें वो क्लियर हो। अब हम लोग पढ़ेंगे साथियों नैतिक विकास की कुछ अवस्थाएं होती हैं। नैतिक विकास की अवस्थाएं। साथियों, एक
साइकोलॉजिस्ट हैं कोलबर्ग। कौन? कोलबर्ग बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। नैतिक विकास की अवस्थाओं के बारे में वो अपने कुछ मत देते हैं। कोलबर्ग जी कहते हैं कि नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाएं हैं। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाएं हैं। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाएं हैं। साथियों, इन्हें भी वो जो है 2-2 अवस्थाओं के साथ रखकर उन्हें 3 स्तरों में बांट दिया है। मतलब 6 अवस्थाएं ये जो हैं इन्हें भी वो 3 स्तरों में बांटे हैं, जो कि प्रत्येक स्तर में भी 2 स्तर हैं। जैसे अगर बात करें तो जो पहला स्तर है वो प्री कन्वेंशनल स्तर है। कौन सा? प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल स्तर या लेवल कह लें, स्तर। दूसरा होता है साथियों कन्वेंशनल स्तर। कन्वेंशनल स्तर। और तीसरा जो होता है वो पोस्ट, अर्थात मतलब पोस्ट कन्वेंशनल स्तर होता है। तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल स्तर। प्री कन्वेंशनल स्तर के अंतर्गत 2 अवस्थाओं को रखे हैं। कन्वेंशनल स्तर के अंतर्गत 2 अवस्थाओं को इन्होंने रखा, कौन? कोलबर्ग जी ने। और साथ ही साथ पोस्ट कन्वेंशनल स्तर के अंतर्गत भी 2 अवस्थाओं को रखा। साथियों, अगर हम लोग प्री कन्वेंशनल स्तर की बात करें तो इसमें ये रखते हैं 2 अवस्थाओं को कि आज्ञा एवं दंड की अवस्था जो होती है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। दंड की अवस्था, इसी साथियों हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा देखने में और समझने में भी आसानी होगी। एक एक करके हम लोग लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे पहली अवस्था होती है कौन सी? प्री कन्वेंशनल स्तर। इसके अंतर्गत साथियों आता है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। दंड की अवस्था। और दूसरा जो आता है वो अहंकार की अवस्था। कौन सी? इसी के अंतर्गत आता है अहंकार की अवस्था। दूसरा आता है साथियों, ये पहले स्तर में 2 अवस्थाएं हो गई। कौन सी? आज्ञा एवं दंड की अवस्था। दूसरी हो गई अहंकार की अवस्था। दूसरा जो होता है कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल स्तर। इसके अंतर्गत भी साथियों 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है प्रशंसा की अवस्था। किसकी? प्रशंसा की अवस्था। और दूसरी होती है साथियों दूसरी होती है सामाजिक व्यवहार के प्रति सम्मान की अवस्था। सामाजिक व्यवहार के प्रति सम्मान की अवस्था। कि सामाजिक व्यवहार जो हैं उन व्यवहारों के प्रति हमारा क्या सम्मान है, उसकी अवस्था। तीसरा जो साथियों होता है वो होता है पोस्ट कन्वेंशनल।
पोस्ट कन्वेंशनल स्तर या लेवल। इसके अंतर्गत साथियों पहली अवस्था आती है सामाजिक समझौते की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था। दूसरा होता है साथियों विवेक की अवस्था, बुद्धि विवेक, विवेक की अवस्था। साथियों हम लोग नैतिक विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न अवस्थाओं में हम लोग नैतिकता का विकास किस प्रकार से होता है उसकी चर्चा किए। उसके बाद हम लोग नैतिक विकास की कुछ अवस्थाएं होती हैं, किसकी, नैतिक विकास की कुछ अवस्थाएं होती हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने का काम कर रहे हैं। तो साथियों कोलबर्ग जी कहते हैं, महान साइकोलॉजिस्ट हैं कोलबर्ग जी, ये कहते हैं कि नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं हैं। कितनी? नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाएं हैं। उन 6 अवस्थाओं को साथियों ये 3 स्तर में, कितने, 3 स्तर में 2-2 लेवल को, 3 स्तर में 2-2 अवस्थाओं को करके बांटा है। पहला स्तर है इनके अनुसार प्री कन्वेंशनल स्तर। कौन सा? प्री कन्वेंशनल स्तर। इनके अनुसार साथियों अगर हम लोग बात करें किसकी, प्री कन्वेंशनल स्तर की, और दूसरी अवस्था है इनकी साथियों कन्वेंशनल स्तर, तीसरी अवस्था है पोस्ट कन्वेंशनल स्तर। ठीक साथियों, अगर अगले हम बताएं प्री कन्वेंशनल स्तर की बात करें, तो जब बालक किसी बाहरी तत्व या किसी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक अथवा अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति प्री कन्वेंशनल स्तर होती है। कौन सी? फिर से समझिएगा कि जब बालक किसी बाहरी तत्व या किसी भौतिक घटना, बाहरी तत्व या भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक अथवा अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति क्या होती है, उसी को हम लोग प्री कन्वेंशनल स्तर की श्रेणी में रखते हैं। अब कन्वेंशनल स्तर क्या होता है उसकी बात करें तो साथियों नैतिक विकास जो होता है, क्या, कन्वेंशनल स्तर, जब बालक के नैतिक चिंतन का आधार सामाजिक हो। बालक जो नैतिक चिंतन कर रहा है उसका आधार, मतलब उसके चिंतन करने का जो आधार हो वह समाज से जुड़ा हुआ हो। नैतिक चिंतन जो हो वह सामाजिक हो, सामाजिक होना चाहिए उसकी जो चिंता होनी चाहिए। ठीक, तो इस जो अगर उसकी चिंता जो होगी, उसकी सोच जो होगी, उसकी नैतिकता जो होगी वह अगर सामाजिक होगी तो उसे कन्वेंशनल स्तर की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन जब साथियों कि नैतिक विकास का तीसरा स्तर अगर बात करें तो वह जो है कोई बालक अपने विवेक के आधार पर किसी व्यवहार को अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित, नैतिक या अनैतिक समझने लगता है तो उसी को हम लोग पोस्ट कन्वेंशनल स्तर, मतलब सामाजिक स्तर से किसी चीज़ों को वह अच्छा बुरा, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक जब वह समझने लगता है तो उसी को हम लोग पोस्ट कन्वेंशनल स्तर की श्रेणी में रखते हैं। ठीक साथियों, अब हम लोग इसकी चर्चा एक एक करके कल की क्लास में करेंगे। इसे और विस्तृत तरीके से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा प्री कन्वेंशनल स्तर की श्रेणी में आज्ञा एवं दंड की अवस्था किस प्रकार से होती है, साथ ही साथ अहंकार की अवस्था कैसी होती है, कन्वेंशनल लेवल में अगर बात करें तो प्रशंसा की अवस्था कैसी होती है, सामाजिक व्यवहार के प्रति सम्मान की क्या बात होती है, कैसी अवस्था होती है, साथ ही साथ पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में अगर बात करें तो सामाजिक समझौते की अवस्था कैसी होती है, साथ ही साथ विवेक की अवस्था कैसी होती है। इन सभी अवस्थाओं को एक एक करके अच्छे से हम लोग समझने का काम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से क्लास को यहीं पे रोकना पड़ रहा है, नहीं तो आज ही की क्लास में हम लोग करते। तो साथियों क्लास को आप लोग यहाँ पे यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, और एंड करने के बाद कल की क्लास में इसी के जस्ट आगे से क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए।
क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हाल में दिया करिए, जिससे मुझे भी आत्मसंतुष्टि हो, मुझे भी यह लगे कि मेरे द्वारा जो मेहनत की जा रही है वो आपके लिए लाभदायक है, सार्थक है, या तो फिर मैं ऐसे ही यहाँ बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे कब पता चलेंगी? जब आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपने व्यू दीजिए, अपने विचार बताइए कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ये चीज़ें आप लोगों को बताना बहुत ही ज़रूरी है। या तो फिर मुझे कुछ और सुधार करना है तो वो भी आप लोग राय दीजिए, ठीक। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक ऑप्शन और है कि और अगर आप लोगों का कोई डाउट है, आप लोगों का कोई अगर डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक, मेरे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक में जाइए, उसे ज्वाइन करिए। मेरे पास आप SMS के थ्रू अपने डाउट को हमसे शेयर करिए, ठीक। मैं इस क्लास में उस डाउट को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, आपका डाउट मैं दूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक साथियों। साथ ही साथ क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक करिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि और भी क्लासों की नोटिफिकेशन या तो एजुकेशन से संबंधित और भी कुछ जानकारी हो तो वो आप तक पहुँच सके। चूँकि हमारा जो YouTube चैनल विद्यार्थी तक है यह एक एजुकेशनल YouTube चैनल है। एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे आप लोगों को जानकारी या क्लासें दी जाएंगी, ठीक साथियों। तो ठीक है, क्लास को यहीं से ओवर करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में यही नैतिकता के विकास की कौन कौन सी अवस्थाओं को, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं ये तो हम लोग जान लिए, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, ठीक। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।